जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th जैक बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 जैक बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 29 जनवरी को, तो उसके लिए जो साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो हम लोग इसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में जो एग्जाम हुआ था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, PYQ क्वेश्चन और प्लस मॉडल पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ अच्छे सवाल लेकर आए हैं और यह 40 सवाल आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सवाल है यहाँ पे। देखिए पहला सवाल जो पूछा गया है वो है त्वरण का SI मात्रक क्या है। यानी कि ये जितने भी सवाल हैं सब आपके प्रीवियस ईयर है, सब आपका 2020 का एग्जाम में आया हुआ था। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि फिर से रिपीट हो जाए। तो पहला सवाल है कि त्वरण का SI मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का SI मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। और त्वरण जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, इसको ए से दिखाया जाता है, ए से दिखाया जाता है बच्चों त्वरण को। आगे है, और वेग में परिवर्तन के दौर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। यानी कि आपको सीधा सीधा पूछा गया कि अदिश राशि यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों अदिश राशि वो होता है जिसमें दिशा नहीं होता है, परिमाण तो होता है पर दिशा नहीं होता है। और वहीं अगर सदिश राशि का बात किया जाए उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। यानी कि अगर सदिश राशि कोई भी होगा तो उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग को दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया कौन सदिश राशि नहीं, यानी कि अदिश पूछा है। देखिए ऑप्शन दिया है विस्थापन, त्वरण, चाल और भार, ठीक है। तो चाल जो आपका हो जाएगा यही क्या हो जाएगा, चाल जो होगा यही आपका अदिश राशि है, यानी सदिश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। और आगे सवाल था, चौथा नंबर सवाल है कि देखिए गति के समीकरण से कुछ सवाल पूछा गया है कि निम्न में कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि S बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और दूसरा ऑप्शन है S बराबर UT प्लस हाफ AT। और तीसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और फिर पूछा गया है लास्ट में S बराबर UT स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आगे देखेंगे, आगे 5वां नंबर सवाल है कि 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा यहाँ पे। तो 3 kg द्रव्यमान यानी कि M दे दिया आपको 3 kg, ठीक है। और आपको बल दे दिया, बल यहाँ पर F दे दिया आपको 12 न्यूटन, ठीक है। तो पूछा गया त्वरण यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो त्वरण जो होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं इसको, ये F यहाँ से एक फॉर्मूला होता है F बराबर M है, ठीक है। M में होता है F आपका दिया 12 और यहाँ M जो है 3 दिया है, A चाहिए हमको। तो देखिए 3 से सीधा यहाँ कटेगा तो आपका त्वरण जो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बचेगा वो आपका 5 का हो जाएगा बच्चे, पहला ऑप्शन, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है चार वस्तुओं ए बी सी डी के द्रव्यमान जो है 6, यानी कि ए का जो द्रव्यमान हो 6 है, बी का द्रव्यमान 10 है, सी का द्रव्यमान 15 है और डी का द्रव्यमान यहाँ पर 18 है। तो बोला गया किसका जड़त्व अधिक होगा। तो जड़त्व जो है किस पर डिपेंड करता है, तो द्रव्यमान पर, यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ज़्यादा होगा। इसलिए 18 किसका है, डी का, ठीक है। इसका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 7वां देखेंगे, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा देता है जो दूसरा होता है। आगे है, तो न्यूटन ने 3 नियम दिया था, ठीक है। आगे है 8वां नंबर क्वेश्चन कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा। तो संवेग p बराबर क्या होता है, m v। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान क्या होता है। तो जी का मान दोस्तों यहाँ पर होता है 6.67 गुना 10 का पावर -11 नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आगे बोला गया 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार कितना होता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान वाला पिंड होता है उसका भार का अगर बात किया जाए तो भार, देखिए दोस्तों, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक यानी मास का ऐसा मात्रक जो होता है केजी होता है। तो यहाँ आपको भार बोला है तो भार इसलिए न्यूटन लगा हुआ है, 9.8 न्यूटन इसका सही आंसर होगा। आगे बोला गया है खिंचे हुए रबर के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। खिंचा हुआ रबर में, तो खिंचा हुआ रबर जो होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट बोला गया है कि किसी तरंग वेग भी तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति न्यू में क्या संबंध होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होगा, पहला ऑप्शन जो है सटीक जवाब यहाँ पर है, यानी कि वेग बराबर ये न्यू इंटू लैम्डा।
यानी तरंग दैर्ध्य। आगे पूछा गया तरंग के आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति एफ में क्या संबंध होता है। तो एफ बराबर यहाँ पर होता है दोस्तों, एफ बराबर होता है 1/t, एफ बराबर 1/t होता है। कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है गंध, प्रेम और ठंडा। तो ये ठंडा, गंध, प्रेम, कुछ भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर, तो कोई स्थान नहीं घेरा जा रहा है। तो ठंडा पेय, देखिए ठंडा पेय का मतलब बोला गया ठंडा पीने वाला पदार्थ। तो पीने वाला पदार्थ जो आपका है, कुछ ना कुछ जगह पर आपको या तो कोल्ड ड्रिंक्स पूछा गया, ठीक है, हाँ कोल्ड ड्रिंक्स बोला गया। ठंडा पेय मतलब हो गया आपका कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है ये तो आपका बोतल में जगह घेरता है, इसलिए बोला जाता है कि यह पदार्थ होता है। आगे पूछा गया निम्नलिखित में से कोलाइड कौन है, यानी कि कोलाइड का बात किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए चीनी का शरबत, पीतल, धुआं या गोंद। तो आपका गोंद, चीनी का शरबत तो विलयन हो जाएगा। पीतल जो है एक तत्व, तो यानी कि ये आपका जो हो जाएगा मिश्र धातु हो जाएगा। तो यहाँ पे धुआं जो होगा सटीक जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यौगिक का एक अच्छा उदाहरण कौन है। तो यौगिक वो होता है जो निश्चित अनुपात में जिसको मिश्रण किया जाता है, निश्चित अनुपात में जिसको बनाया जाता है उसको यौगिक कहते हैं। जैसे जल एक यहाँ पर एक यौगिक है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर जल ही होगा, क्योंकि जल का अनुपात जो होता है 1:8 होता है। जल का दोस्तों 1:8 होता है, निश्चित अनुपात होता है। यानी कि आप कहीं का भी जल ले लीजिए, उसमें एक जोसेफ प्राउस नाम के जो वैज्ञानिक थे उसने कहा भी था स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि आप जल जो है किसी जगह का भी जल को आप एडजस्ट कर रहे हैं, कहीं का भी जल आप यूज कर रहे हैं, तो सभी का अनुपात क्या होगा 1:8 होगा। आगे बोला गया निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है। निलंबन जो होता है उसमें परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, तो 10 नैनोमीटर से वो बड़ा होता है, 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है निलंबन। कोलाइड, निलंबन और विलयन, ठीक है, तीनों आप जरूर ही पढ़े होंगे। आगे पूछा गया साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों साधारण नमक का साधारण सूत्र होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसमें से सोडियम का बात किया जाती है एक धातु है और क्लोरीन क्या है अधातु। तो धातु और अधातु के बीच में जो बंधन होता है सहसंयोजक बंधन उसको कहते हैं। आगे बोला गया है 19वां नंबर की कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो मुक्त परमाणु के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका ऑर्गन हो गया। ठीक है, मुक्त मतलब वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, और वैसा तत्व जो अभिक्रिया नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, अक्रिय तत्व बोलते हैं। तो ऑर्गन इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसका 18 होता है संख्या, और अगर इसको कक्षा के रूप में बांटा जाए तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में आपको 8 मिलेगा। 2, 8, 8, यानी कि उसका बाहरी कोष क्या होता है, पूर्ण होता है। नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, ठीक है, ये सब रेडोन, क्रिप्टोन, जेनोन, ये सब का बाहरी कक्ष जो होता है पूरा पूर्ण होता है, इसलिए ये लोग जो होता है वो क्या बोल सकते हैं, मुक्त परमाणु के रूप में दिखाई देता है। आगे सवाल बोला गया 5.85 ग्राम NaCl जो है किसके बराबर होता है। 5.85 NaCl, तो दोस्तों वो 1/10 मोल के बराबर होता है। आगे बोला गया है 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के समूह को क्या कहते हैं। तो उसको सिंपल सी बात है मोल कहा जाता है, नहीं 1 मोल, ठीक है, 1 मोल कहा जाता है, और जिसको आवेगाद्रो संख्या भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के तीसरे कोष। परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु के तीसरे कोष में तो परमाणु के तीसरा कोष का अगर बात किया जाए तो अधिक से अधिक यहाँ पर अधिक से अधिक जो है 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर या 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के 2, 8, 18, ठीक है, दूसरा तीसरा कोष बोला तो 2, 8, 18, ठीक है, 18 हो सकता है आपके तीसरे कोष में। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों 2n², ठीक है, जितना कक्षा होता है उतना बढ़ते चला जाता है। यानी कि अगर बात किया जाए चौथी कक्षा का बात किया जाए तो 2 गुना यहाँ पे n, अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और गुना 32, यानी चौथा कक्षा में 32 हो सकता है। तीसरा कोष बोला गया है, तो तीसरा कक्षा के लिए अगर निकालेंगे 2n² तो यहाँ पर 2 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 9 और गुना 2, ठीक है, यानी कुल मिलाकर 18 आएगा, इसलिए 22 का आंसर जो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। मैग्नीशियम का संख्या जो होता है 12 Mg होता है, Mg 12, ठीक है, 12 को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 10 और 2 आएगा। तो 2, 8, 2 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका है 3 नंबर सही जवाब है, 23 का हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि 24वां कि किस कण में द्रव्यमान होता है, किस कण में द्रव्यमान होता है पर आवेश यहाँ पर नहीं होता है। यानी कि कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि उदासीन होता है वो। ठीक है, आवेश तो 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो पूछा गया है द्रव्यमान तो होता है लेकिन उसमें आवेश चार्ज यानी कि चार्ज नहीं होता है। तो 24 का सही आंसर होगा न्यूट्रॉन, ठीक है, जो नाभिक में होता है न्यूट्रॉन। आगे बोला गया है कि किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो 25 का सही आंसर दोस्तों 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कोशिका का पावर हाउस। तो ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। तो कोशिका का पावर हाउस पूछे या बोला जाए कि कोशिका का ऊर्जा घर, तो वो एकमात्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
क्योंकि यहाँ पे कुछ संचित ऊर्जा होते हैं। नेक्स्ट बोला गया है पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली का नाम क्या होता है? तो पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली का नाम जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है। और एक सवाल आपका बनता है कि पादप कोशिका ये जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो वो कोशिका भित्ति होता है जो अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का भाग नहीं है तो देखिए बोला गया कौन फ्लोएम का भाग नहीं, तो चालनी नलिका, सखी कोशिका यानी कि चैंपियन सेल्स और तंतु फाइबर, ठीक है, स्नायु। तो स्नायु दोस्तों इसका भाग नहीं होता है, स्नायु फ्लोएम का भाग नहीं होता है। और आगे हम लोग देखेंगे 29वां क्वेश्चन कि कौन सा ऊतक जल और खनिज लवण का वहन करता है? तो आप इसको सिंपल से याद कर लीजिएगा, पौधों में तो दो ही संवहन ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम। तो ज से जाइलम और ज से जल, ठीक है, यानी जल को लेने वाला कौन होगा? तो जाइलम होगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है दूसरा सही हो जाएगा 29 का। और अगर बात किया जाए फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम दोस्तों जो है वो भोजन को परिवहन कराता है। आगे है यानी कि जो पत्ता है, फूड कारखाना जो है, पत्ता जो है वहाँ पर तैयार भोजन को संभव जो है सभी दिशाओं में परिवहित करवाता है, वो फ्लोएम होता है। आगे देखेंगे कॉर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, यानी कि कॉर्क सेल कंटेन। तो कॉर्क कोशिका में यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो कॉर्क कोशिका में सुब्रिन पाया जाता है, सुब्रिन। आगे बोला अस्पायरोगारा क्या है? 31वां नंबर पूछा गया अस्पायरोगारा क्या है? तो एक थैलोफाइटा समूह का वो अस्पायरोगारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक कोशिकीय जंतु निम्न में से कौन सा है? एक कोशिकीय जंतु, तो हाइड्रा, मच्छर, मकड़ा और अमीबा। तो अमीबा जो है आपका एक कोशिकीय प्राणी, यहाँ पर एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला गया है 33वां नंबर कि किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? तो टेपवर्म, विद्युत किरण, तिलचट्टा या बिच्छू। तो बिच्छू जो है आपका, इसी स्कॉर्पियन जो है इसी में आपका क्या बोला गया, इसी में विषैले उपांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि निद्रा रोग उत्पन्न क्या करता है? तो निद्रा रोग जो है उत्पन्न यहाँ पर करता है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा आपका निद्रा रोग उत्पन्न करता है। आगे सवाल है पेचिस का कारक कौन है? पेचिस, ठीक है, पेचिस यानी कि टेरी जो आपका है पेचिस। तो पेचिस का कौन सा कारण है? तो एंट अमीबा, ठीक है, एंट अमीबा जो है पेचिस का कारण बनता है। आगे आयन मंडल का विस्तार, ठीक है, आयनोस्फेयर। तो आपको पता है कि वायुमंडल के बहुत सारे लेयर हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। तो इस प्रकार से आयन मंडल का आपको सवाल पूछा गया। आयन मंडल का विस्तार जो है वो 80 से 640 किलोमीटर के आसपास होता है। आगे 37वां क्वेश्चन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसके बराबर होता है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड 283 केल्विन के बराबर होता है। इसमें सी से बदलने के लिए के में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 273 आप प्लस कर देंगे, ठीक है, और केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यहाँ पर नहीं है? देखिए तांबा ये भी तत्व है, ऑक्सीजन ये भी तत्व है, चांदी ये भी तत्व है। यानी कि तत्व का परिभाषा क्या होता है? तो वैसे पदार्थों को तत्व कहा जाता है जिसको तोड़ने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का, यानी कि एक ही आप कह सकते हैं कि एक ही टाइप के जो पदार्थ से मिलकर बना हो उसको तत्व कहा जाता है। लेकिन आपको जल का बात किया जाए तो जल तो यहाँ पर एक यौगिक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2O। देखिए हाइड्रोजन से भी मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, 1:8 इसका यह अनुपात होता है। आगे बोला गया 39वां कि दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहा जाता है? दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं? तो रजत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति। तो दुग्ध उत्पादन का बात किया जाए तो वह श्वेत क्रांति होता है और हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से संबंधित होता है। नेक्स्ट बोला गया है इथेलिन ड्राई ब्रोमाइड, ठीक है, ईडीबी का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। ईडीबी का फुल फॉर्म यहाँ पर हो गया इथिलीन डाइब्रोमाइड। तो ये क्या है? तो दोस्तों उर्वरक है, खाद है, तीननाशक है, यानी हाइब्रिसाइड है या धूमक है। तो फमिगेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं धूमक है, यहाँ पर ये ईडीबी आपका एक धूमक है। तो दोस्तों आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 40 ऑब्जेक्टिव सवाल इस वीडियो में किए हैं जो आपके होने वाले 29 जनवरी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, और चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।